इथिक्स की आज की क्लास में आज हम बात करेंगे इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में इथिक्स क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं और इससे जुड़े हुए सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। हम ये भी बताएंगे कि आपको इस तरह के सवाल अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है इथिक्स पर। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, क्या स्थिति है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या है। तो पहले देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लीडर्स यानी कि नेता कम्युनिटीज को सर्व करते हैं, समुदाय की सेवा करते हैं। और क्या क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जो निश्चित लक्ष्य हैं समाज की भलाई के लिए, परिवर्तन की जो चीजें हैं और विकास और इंक्लूजन की जो लक्ष्य हैं वो हासिल किए जा सके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के उदाहरण क्या होंगे? जो भी कानूनन संबंधी गतिविधियां हैं वो लोक प्रशासन के दायरे में आती हैं। टैक्सेशन जो कि करारोपण है, नेशनल डिफेंस राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के जो मुद्दे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, जो समाज में कानून व्यवस्था है, सुरक्षा के लिए जो प्रशासन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इमिग्रेशन सर्विसेज, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल असिस्टेंट और सरकार के जितने भी प्रोग्राम है प्रशासन से रिलेटेड, या फिर वो सारी गतिविधियां जिनकी प्रकृति क्या है, गवर्नमेंटल है, सरकारी है, ये सब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदाहरण है। तो लोक प्रशासकों के उदाहरण क्या हो गए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गए? केंद्र सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं, स्थानीय स्तर पर जो सरकारें काम करती हैं, पंचायती राज, गांव में आप देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट्स, बजट एनालिस्ट, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर और लॉ इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें लोक प्रशासकों के उदाहरण में आती हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी गतिविधियां जो कि सरकार से जुड़ी हुई होती हैं या सरकारी संगठन से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें कानून से जुड़ी हुई बातें, न्यायिक संबंधी चीजें या फिर कार्यकारी गतिविधियां, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधियों में आती है, लोक प्रशासन की गतिविधियों में शामिल होती है। तो फिर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, क्लब, कॉरपोरेशन, प्राइवेट कंपनीज, ये सब क्या है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के उदाहरण है। अब हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि नीति शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है। और ये टॉपिक है शासन, सुशासन और नैतिक शासन के बारे में, यानी कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस। आपको सारे टॉपिक्स को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एथिकल यानी कि नीति शास्त्र से एंगल से चीजों को देखना है। हम जो भी बातें करेंगे उसका नीति का एंगल देखेंगे कि चीजें शासन में तो सही हो रही है, सुशासन में सही हो रही है, पर उसका नीतिगत पहलू क्या है, क्या वो नीतिगत है, एथिकल है कि नहीं, सही है, समाज के पूरे हिस्से को साथ लेकर चलता है, समाज में सबकी भलाई की बात करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है, कानून के शासन पे खरा उतरता है, ईमानदारी है, उसमें सच्चाई है, सत्यनिष्ठा है। तो ये सारी चीजें नैतिकता के आधार होते हैं। तो हम जो भी बातें करेंगे इस चैप्टर में, आपका जो पेपर 4 है, जनरल स्टडीज का पेपर 4, उसमें सारी चीजों को जो एनालाइज आप करेंगे वो एथिकल एंगल से करेंगे। और एथिकल एंगल्स क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। और साथ में बच्चों ये याद रखिए, आपको उदाहरण जरूर लिखना है। दो तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल होंगे, दूसरा केस स्टडीज होंगे। हम हर दिन आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन और एक केस स्टडी बताएंगे। तो ये जो चैप्टर है अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन को
बेस बनाकर आपको बताया जा रहा है। और ये है शासन, सुशासन और नैतिक शासन के बारे में। मतलब गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, और अगर गुड गवर्नेंस हो गया तो क्या वो एथिकल है कि नहीं, क्या वो नीति या नैतिकता के आधार पर वो सही उतरता है कि नहीं। आइए इसको और समझते हैं इन बातों को। शासन क्या है? गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स। जो शासन है सभी स्तरों पर किसी देश के मामलों को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग है। यहाँ तीन चीजों की बात की जा रही है। आर्थिक, इकोनॉमी, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, और प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। इन तीन की जो अथॉरिटी है, जो आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या प्रशासनिक अधिकार, और अगर और आगे समझेंगे तो आर्थिक जो प्राधिकरण है, राजनीतिक प्राधिकरण है और प्रशासनिक प्राधिकरण, उनको वो जब शासन को संचालित करते हैं तो ये गवर्नेंस के दायरे में आता है। तो फिर गुड गवर्नेंस क्या है? सुशासन। सुशासन जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करता है, वो विकास की बात करता है। और जब विकास होगा तभी भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी का उन्मूलन होगा, पॉवर्टी का इरेडिकेशन होगा। यानी कि वो शासन सुशासन कहलाएगा जो डेवलपमेंट को प्रमोट करता हो, जो विकास को प्रमोट करता हो और पॉवर्टी को इरेडिकेट करता हो, गरीबी का उन्मूलन करता हो। यानी कि जो भी शासन अगर इन दो महत्वपूर्ण कारकों पर खरा नहीं उतरता है वो गुड गवर्नेंस के दायरे में बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो गुड गवर्नेंस को निर्धारित करने के यहाँ पे हमने आपको दो महत्वपूर्ण कारक बताए। एक तो विकास और दूसरा विकास को बढ़ाना और दूसरा गरीबी उन्मूलन। इस तरह जो गुड गवर्नेंस है इनके लिए वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को साथ ले जाने में। आइए हम गुड गवर्नेंस की कुछ और चीजों पर, तत्वों पर बात करते हैं। जो गुड गवर्नेंस होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है। यानी कि गवर्नेंस, शासन के पदों पर बैठे हुए लोग अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होंगे, उत्तरदायी होंगे। दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पारदर्शी होता है। सरकार में बैठे हुए अधिकारी जो भी गतिविधियां कर रहे हैं वो जनता को समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, और इससे सरकार ने या उस पद ने किन लक्ष्यों को हासिल किया। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या हो तो गुड गवर्नेंस या कोई भी गवर्नेंस गुड तब कहलाएगा, कोई भी शासन सुशासन तब कहलाएगा जब रिस्पॉन्सिव हो, वो तुरंत प्रतिक्रिया करे। कंसेंसस ओरिएंटेड, वो कंसेंसस की बात करता हो, वो आम सहमति की बात करता हो, सबको साथ लेकर चलने की बात करता हो। पार्टिसिपेटरी हो, उसमें सभी की भागीदारी हो। ऐसा नहीं कि अगर जो नीतियां बने उसमें समाज के कुछ तबके, कुछ जातियां, कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग की हिस्सेदारी हो, बिल्कुल नहीं। पार्टिसिपेटरी हो, सब लोग शामिल हो, और ये सब मिलकर इंक्लूसिव की बात करेंगे। इंक्लूसिव का मतलब जब सब लोग जुड़ेंगे तो वो मिलकर सबके डेवलपमेंट और ग्रोथ को आगे ले जाएगा। और फिर है फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। जो गुड गवर्नेंस होता है वो पूरी तरह से कानून से संचालित होता है, संविधान के नियमों से संचालित होता है। तो ये तत्व हैं आपके गुड गवर्नेंस के। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और आपको इन तत्वों को अपनी कॉपी में, अपने एग्जाम में लिखना है। आइए गुड गवर्नेंस के कुछ और तत्वों की बात करते हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर के स्तर के हैं और जिनको पाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए किसी भी गुड गवर्नेंस का। पहला, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन करना, ये पहले बताया है। इंक्लूसिव ग्रोथ,
जो भी ग्रोथ हो, जो भी विकास हो, वो इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, मतलब सबको शामिल करे, सब समाज के हर एक तबके को शामिल करे, हर समूह को शामिल करे, हर समुदाय को शामिल करे, और किसी को ना छोड़े, सबको शामिल करे ग्रोथ में। ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है। और आज टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें गुड गवर्नेंस के हिस्से हैं। हम आपको क्लास में आगे बताते रहेंगे। अगला क्या और महत्वपूर्ण तत्व है? पीस एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, शांति के संदेशों को साथ लेकर चलता हो, अहिंसात्मक हो, जिसका नेचर क्या हो? अहिंसात्मक हो। गुड गवर्नेंस में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो भी गतिविधियां होंगी अहिंसात्मक होंगी। अभी हम केस स्टडी आपको हैंडल करना सिखाएंगे, तो केस स्टडीज में भी आपका जो अप्रोच होगा वो पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। अगर कोई गतिविधियां जो हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप अहिंसात्मक तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस के तत्व तो नहीं तो वहां पे नष्ट होंगे, वो हम आपको बताएंगे आगे। और अगला है इंटीग्रिटी ऑफ इन्वायरमेंट। मैं आपको अक्सर क्लासेस में बताता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। और आज के समय में जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले लिया है, जकड़ लिया है, और हम उनकी चुनौतियों को हर एक दिन, हर एक समय, और समाज का हर एक तबका उसको फेस कर रहा है। तो इंटीग्रिटी ऑफ इन्वायरमेंट गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, और हाल के दिनों में ये इंक्लूड हुआ है। तो ये चार और महत्वपूर्ण तत्व हुए: पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ, पीस एंड रूल ऑफ लॉ, इंटीग्रिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये चार तत्व भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, या अगर आप पहले जो स्लाइड बताए, ये स्लाइड बताए, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आइए हम गुड गवर्नेंस में कुछ और बातें समझते हैं। गुड गवर्नेंस का इतना महत्वपूर्ण रोल है, सिर्फ शासन से कोई समाज, कोई देश या कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं कर सकती। वह शासन क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, और जो पहले जिन तत्वों को बताया उन तत्वों पर आधारित होना चाहिए। तो आप अगले पैरा में लिखेंगे अपने परीक्षा में कि सुशासन के बिना कोई भी विकासात्मक योजनाएं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती हैं। विदाउट गुड गवर्नेंस, नो नंबर ऑफ developmental schemes can bring improvements in the quality of life of the citizens. So, ये गुड गवर्नेंस में आप अगला पैरा लिखेंगे। आइए हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करें। असल में ये इंडेक्स पूरी दुनिया में कुछ संस्थान ये सूचकांक बनाते हैं, लेकिन यहां पर भी गुड गवर्नेंस के कुछ तत्व आप सीखेंगे। पहले स्लाइड में हमने कुछ तत्व बताए, फिर उसके बाद वाले स्लाइड में उससे जुड़े हुए आगे के तत्व बताए, और यहां हम बताएंगे गुड गवर्नेंस का जो इंडेक्स बनेगा, वो इंडेक्स, वो सूचकांक किन महत्वपूर्ण आधार को लेकर आगे बढ़ेगा, बेस को लेकर आगे बढ़ेगा, वो आप देखिए। पहला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। जो गुड गवर्नेंस है उसका जो अगर इंडेक्स बनेगा, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को साथ लेकर चलेगा, क्योंकि विकासशील देशों में एक बहुत बड़ी आबादी, और अगर भारत देश की बात करें तो लगभग 68% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो बिना उसको साथ लिए हुए आप गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? आप बाईं तरफ से स्टार्ट करिए। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका अगला क्या है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। जो भी गवर्नेंस होगा उसके केंद्र में कौन होगा? उसके केंद्र में नागरिक होंगे। शासन में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ऊपर होते हैं, वो इनको निर्देश देते हैं, और ये जो है जो भी काम करते हैं वो इन दोनों के दायरे में केंद्र बिंदु में कौन होता है? जनता होती है। यानी कि गवर्नेंस क्या होना चाहिए? सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, आम जो जनमानस है उसका स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही सारी नीतियां बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट कर दें
और उससे वहां के लोगों का लाइवलीहुड, वहां की प्रजातियों का स्वास्थ्य, इंसान का स्वास्थ्य सब प्रभावित होना शुरू हो जाए, तो वो गवर्नेंस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये इंडेक्स जो बनेगा उसमें पब्लिक हेल्थ भी शामिल होगा। पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज, जो आम जनता के लिए बुनियादी ढांचा है कि नहीं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, रेल है, यातायात के साधन कैसे हैं और जन सुविधाओं का स्तर कैसा है, ये भी गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को बनाने में काम आता है। फिर इकोनॉमिक गवर्नेंस, उस महत्वपूर्ण जो दायरे हैं, जो चीजें हैं, वो उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम कैसे संचालित करते हैं सुशासन के दायरे में रखकर। अगला है आपका सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जो भी विकास करें उसमें सामाजिक कल्याण निहित हो। जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, न्यायिक और लोक सुरक्षा, जो भी गतिविधियां होंगी वो संविधान के दायरे में होंगी, न्याय को सर्वोच्च मानकर पूरी की जाएंगी और उसमें जनता की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन का विकास किस तरह हो रहा है। और फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में, रोजगार पैदा करने में और समाज और देश को आगे ले जाने में। तो ये जो है महत्वपूर्ण बातें हो गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स को निर्धारित करने में। मैं एक बार रिपीट करता हूं, कौन सी हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब आता है आपके काम की बात। ये जितना गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का भाषण है, क्या वो नैतिक है कि नहीं? अगर इथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है, तो वो फिर उसमें जनता के कल्याण की बात निहित नहीं है। और यही आपके फोर्थ पेपर का हिस्सा है। आपका जो फोर्थ पेपर है इथिकल एंगल से ही सारी चीजों को डिस्कस करता है। आप जो भी लिखेंगे इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। तो आपने गवर्नेंस समझा, गुड गवर्नेंस समझा, गुड गवर्नेंस के जो तत्व 3 स्तर पे मैंने समझाए। एक जो बेसिक स्तर है, फिर सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल, 3 लेवल पर मैंने आपको समझाया। जो ऊंचा वाला जो टर्शियरी लेवल है उस पर इंडेक्स बनाए यानी कि बात हमने कही। अब ये सारी चीजें क्या इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि नहीं, वो हम बातें करेंगे इथिकल गवर्नेंस में, नैतिक शासन में। तो नैतिक शासन जो है वो सुशासन से एक कदम आगे है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया व्हाट इज इथिकल गवर्नेंस। इथिकल गवर्नेंस क्या है, नैतिक शासन क्या है। अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो इथिकल गवर्नेंस है is a step ahead of good governance in that it seeks to realize certain universal desirable values and not merely virtues of administrative efficiency. इसमें सिर्फ प्रशासनिक दक्षता के गुण नहीं होने चाहिए कि फटाफट हमने कोई नीति लागू कर दी, फटाफट हमने कानून व्यवस्था बना दिया, कुछ कोई बात हुई लेके सबको उठा के जेल में बंद कर दिया और कह दिया कानून व्यवस्था लागू हो गई। नीतियों को उठा के लागू कर दिया, हमने ये भी नहीं देखा कि उसमें क्या इंक्लूजन की बातें हैं कि नहीं, क्या वो सारी बातों को पूरा करती हैं कि नहीं जो कि एथिकल मानदंड है। तो ये सारी चीजें एथिकल गवर्नेंस है। आइए थोड़ा और समझते हैं एथिकल गवर्नेंस को। आपको पता है कि 1857 में 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने हमारे उस आंदोलन को बुरी तरह उसको कुचल दिया था, उसको नष्ट कर दिया था और हमारा ये प्रयास, आजादी का प्रयास जो है असफल हो गया था। अगर वो सफल हो जाता तो भारत 90 साल पहले ही आजाद हो गया होता। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब
1857 का हमारा आंदोलन विफल हो गया। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत के ऊपर, और उसके बाद इस आंदोलन को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार वापस ले लिए और भारत पर हो गया ब्रिटिश क्राउन का राज। और फिर वो लेके आए भारत सरकार अधिनियम 1858, 1858 में। और इस अधिनियम को उन्होंने कहा कि ये भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम है, उनके लिए अच्छा था, उस समय के शासन के लिए ये अच्छा था। लेकिन इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों के हित की कीमत पर अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करना। तो एक तो शासन का जो उद्देश्य था, कहने के लिए भारत की जनता के लिए एक अच्छा अधिनियम था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और था। इसके पीछे जो उद्देश्य छिपा था वो इथिकल नहीं था, वो अनैतिक था, वो नैतिक नहीं था। और समझते हैं इस बात को। जो भारत सरकार अधिनियम था 1858 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा पारित किया गया अधिनियम था, और यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण के लिए पेश किया। तो ये जो अधिनियम था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया और इसे दे दिया ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधिकार क्षेत्र में इन सारी चीजों को ले लिया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1765 से लेकर 1938 के बीच में जो ब्रिटेन का शासन था, जितने भी अध्ययन हुए हैं, वो अध्ययन बताते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 खरब डॉलर भारत से उठाकर ब्रिटेन में भेजा, भारत से उठाकर ब्रिटेन में भेजा। आपको पता है 45 ट्रिलियन डॉलर कितनी बड़ी राशि है? आज ब्रिटेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी जो जीडीपी है उसका ये 18 गुना है, उसकी जीडीपी का 18 गुना। आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के नाम पर कितना बड़ा धनराशि अपने देश में ट्रांसफर कर लिया। भारत की भलाई के नाम पर, भारत की भलाई के नाम पर 45 ट्रिलियन राशि। आज भी अगर कहें देखें तो ब्रिटेन की जीडीपी का 18 गुना। ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा अफसोस होता है। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अफसोस होता है देखकर कि आपने लगभग 200 साल शासन किया, किसी देश को गुलाम बना के रखा और 45 ट्रिलियन डॉलर राशि आपने रख लिया उसको। मतलब इसको लूट खसोट कहते हैं। ये लूट खसोट का शासन था, ये गुड गवर्नेंस नहीं था। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि कहने के लिए ये गुड गवर्नेंस था, शासन था, सुशासन था, लेकिन नैतिक नहीं था, ये अनैतिक था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इथिकल गवर्नेंस का एक कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो अच्छा है वो समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। What is good keeps on changing with time and space। और इसीलिए नैतिक शासन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए नैतिक शासन की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1858 का भारत सरकार अधिनियम है। आइए हम एथिकल गवर्नेंस के कुछ जो की एलिमेंट्स हैं उन पे बात करें, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो एथिकल गवर्नेंस है, जो नीतिगत शासन है, वो कुछ मूल्यों पर बात करता है। कौन से मूल्य होंगे? प्रोबिटी, प्रोबिटी माने सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी अखंडता,
कंपैशन, इम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब के बिना कोई भी शासन या कोई भी सुशासन इथिकल नहीं कहा जा सकता, अनैतिक कहा जाएगा, नैतिक नहीं कहा जाएगा। यानी कि नैतिक शासन कुछ निश्चित मूल्यों पर आधारित शासन है। इसमें ईमानदारी, अखंडता, करुणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, इन तत्वों का होना अति आवश्यक है। इनके बिना किसी भी नैतिक मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, शासन, सुशासन और इथिकल गवर्नेंस। तो इथिकल गवर्नेंस में मैं आपको इन जो तत्वों की बात कर रहा हूं, ये सब अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और अपनी परीक्षा में आप लिखेंगे। ये जो तत्व हैं, यही नैतिक शासन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनके बिना कोई भी शासन जो है नैतिक नहीं कहा जा सकता। कौन तत्व हैं? लिखिए अपनी कॉपी में, ईमानदारी, अखंडता, करुणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय। एक गवर्नेंस में एक बहुत बड़ी समस्या आपको अक्सर देखने को मिलती है और इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर इथिकल गवर्नेंस में क्वेश्चन आए तो एक पैरा आप ये भी लिखेंगे जो मैंने अभी लिखा है स्लाइड पे, कि जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन न केवल नैतिक तौर पर अनिवार्य है बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक आर्थिक जरूरत भी है जो दुनिया के बाकी देशों के साथ तालमेल बिठाना चाहता है। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा क्यों लिखा हूं? एक तो भ्रष्टाचार पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देती है। आपकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गैर वो ऐसी गतिविधियों में चला जाता है जिसका योगदान हमारे आर्थिक विकास में नहीं हो पाता है। और दूसरा, एक ऐसी महत्वपूर्ण जरूरत है भारत जैसे देश को जो दुनिया को नेतृत्व प्रदान करना चाहता है। भारत यूनाइटेड नेशन की अस्थायी सीट के लिए बात कर रहा है और आज भारत अमेरिका या भारत रूस के साथ दोनों के खेमे में है भारत। तो भारत कभी नहीं कहता कि रसिया के साथ जो दोस्ती है वो यूएस की कीमत पर है या यूएस के साथ जो दोस्ती है वो रसिया की कीमत पर है। तो इस पैरा का उद्देश्य जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला एंगल है वो बताना है कि भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करना चाहता है। यानी कि भारत में अगर शासन है तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होना चाहिए, वो एथिकल होना चाहिए। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कानून का शासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी। कानून का शासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी, यही है नैतिक शासन के तीन महत्वपूर्ण तत्व जिन पर भारत जैसे विकासशील देशों में इथिकल गवर्नेंस का आधार टिका हुआ है। तीन है, अपनी कॉपी में नोट करिए। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिम्मेदारी यानी कि अकाउंटेबिलिटी, और ईमानदारी यानी कि यहाँ पे प्रोबिटी की बात की जा रही है। प्रोबिटी, ईमानदारी का मतलब यहाँ पे प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर ईमानदारी की बात है तो ईमानदारी से क्या होगा? ईमानदारी ये सुनिश्चित करेगी कि प्रशासन जो भी काम कर रहा है उसका उद्देश्य जनता के हितों को प्रभावित करने वाला नहीं होगा, और जो कार्य जनता के हितों को प्रभावित कर रहे हैं उन पर लगाम लगाया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर शासन में बैठे हुए अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स ईमानदार होंगे तभी नीतियां लागू ही नहीं होंगी बल्कि उसके पीछे का जो एथिकल एंगल है वो भी सुनिश्चित होगा। दूसरा है जवाबदेही के साथ उत्तरदायित्व की भावना। ये क्या है? यह गुण किसी के विवेक पर आधारित निर्णय के रूप में चूक की स्थिति में आंतरिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, और अगर ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। और तीसरा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, चीजें कानून से चलेंगी, तो शासन में मनमानी नहीं होगी, कोई भी अपने मन का काम नहीं करेगा। जो भी काम होगा वो कानून से संचालित होगा, और इससे फायदा क्या होगा कि निरंकुशता को रोक मिलेगी, और जो शासक हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने विवेक का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे।
लेकिन भारत में जो सिविल सेवाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और चुनौतियों पर एक प्रॉपर अलग से मैं लेक्चर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं कि क्या चुनौतियां हैं अगर इथिकल गवर्नेंस में आपसे पूछा जाए। तो चुनौतियां ये है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब हम एक ही एक अप्रोच बनाया और इसी अप्रोच को समाज के हर दायरे पर लगा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हमारा समाज विभिन्न बहुरंगी समाज है, विभिन्न तरह की कम्युनिटीज है, विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह के लेवल है, विभिन्न तरह की स्ट्रेटा है। तो ये वन साइज फिट्स ऑल ये वाला अप्रोच जो है, मतलब जूते का एक ही, जो अगर 7 नंबर का जूता खरीदा तो सबको 7 नंबर का ही जूता पहना दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी को 8 नंबर का लगेगा, किसी को 9 नंबर का लगेगा, किसी को 10 नंबर का लगेगा। इसलिए भारतीय नौकरशाही में ये दिक्कतें हैं कि ये जो अप्रोच है वन साइज फिट्स ऑल, इस अप्रोच को थोड़ा सा इसको देखा जाए। अब अभी मैंने जो भी बताया आपको, उस पर क्वेश्चन क्या आया हुआ आपकी परीक्षा में, अपनी कॉपी में नोट करिए। नैतिक शासन क्या है, इसकी आवश्यकता और मूलभूत तत्वों का उल्लेख करें। व्हाट इज इथिकल गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड की एलिमेंट्स। व्हाट इज इथिकल गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड की एलिमेंट्स।